गुड इवनिंग बच्चों, तुम लोग अपने कोई डाउट वगैरह लेके आए हो? आज किस प्रकार का डाउट है? प्रैक्टिस, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ? मैम जो पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन है निकल ही नहीं आएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वालों में क्या दिक्कत है? वो होंगे ही नहीं आएंगे मैम। हाँ, तो एक आध क्वेश्चन दिखाओ, कौन सा नहीं हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का। सेंड करो। बाकी के, अच्छा तुम लोगों का जो टेस्ट हुआ था ये कैसा गया? VO2 एक टेस्ट हुआ था ना अभी तुम्हारा इस संडे? यस मैम, केमिस्ट्री का हुआ सर। सिर्फ केमिस्ट्री का हुआ था यस मैम। कि फर्स्ट चैप्टर सिर्फ एक ही चैप्टर का हुआ था या फुल सिलेबस 11th का? टोटल फर्स्ट चैप्टर का हुआ था सोल्यूशन का। तो अभी देखो तुम्हारा इस वीक में फिजिक्स का होगा, है ना? हाँ जी मैम। तो कितने बच्चे देंगे भाई ये वाला टेस्ट, पहले मुझे ये बताओ। 7 बच्चे क्यों हैं? 10, 11, सिर्फ 11 बच्चे दे रहे हैं ये टेस्ट। बाकी के जो तुम लोग 30 आते थे, 30 से 16 हो गए हैं एक से। किसी ग्रुप में हो सकता है मैसेज नहीं गया हो, मैं देखती हूँ। इसमें ज्यादातर मुझे लगता है पंजाब के ही है ना? हिमाचल का जो ग्रुप है वो J3 के नाम से है ना? हिमाचल J3, J4 होगा। और जो हिमाचल के बच्चे हैं एक बार, हाँ मिल गए, ठीक है। ये 16 बच्चे हैं। तो हम एक काम करेंगे, अभी तुम्हारा टेस्ट संडे को होगा ना, तो तुम्हारी लास्ट जो फिजिक्स की क्लास रहेगी ना इस वीक में, हम लोग उस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक डाउट सेशन रख लेंगे, ठीक है? तो उसमें तुम लोग के जितने भी डाउट्स हैं, जो भी हैं, तुम लोग मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, जितने भी बच्चे हैं। हम लोग उस दिन 1 घंटे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है? जितने भी सभी के डाउट हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तब तक। और जितने भी डाउट्स है सब सेंड करो, क्योंकि तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ना। तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे ये मुझे बताओ, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? मॉड्यूल में डीपीपी। डीपीपी तो ठीक है, डीपीपी ठीक है, बाकी मॉड्यूल से करने हैं, है ना? मॉड्यूल्स के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। हम लोग क्या करेंगे, तुम अभी तो तुम्हारी क्लास कल तो नहीं है, फ्राइडे में होगी, है ना लास्ट? अच्छा, सैटरडे को होगी लास्ट क्लास। तो फ्राइडे और सैटरडे डाउट सेशन रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। चलो, अब अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर है? नो। ओके, स्क्रीन शेयर करें। ठीक है।
तो देखो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस, और इसी में तुम्हारा सीरीज पैरेलल वाले सवाल भी आएंगे, तो इसी में ही हम लोग ट्राई करेंगे करने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें डेरिवेशंस तुम्हारे है नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ऐसा है, इसमें तुम्हारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी बहुत बेसिक चीजें हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो ओम्स लॉ क्या होता है ना। ओम्स लॉ किस सिर्फ और सिर्फ किन मेटल्स के लिए हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तुम सबको पता है, बोलो हाँ या ना। बताओ कौन बताएगा कि मैम ओम्स लॉ ये होता है, क्लास 10th में भी शायद पढ़ा है। आज हम देखो क्या क्या पढ़ के जाएंगे। ओम्स लॉ पढ़ोगे, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस, और कार्बन कोडिंग, ये सॉरी डिलीट हो गया, ये नहीं पढ़ना, बट ये पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंसी और रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स। तो थोड़ा सा ये इन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है यो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट दे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, पर इसमें क्या ध्यान रखनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप किसकी बात करेंगे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, और तब जब तुम अपना रिलेशन निकालोगे तो उस केस में तुम्हारा V जो है किसके प्रोपोर्शनल आएगा, करंट। तो यही कहता है तुम्हारा ओम्स लॉ। तो क्या कहता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका क्या मतलब है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का क्या मतलब है कि अगर आप पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो करंट जो बढ़ेगा वो कैसा बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। कैसे चेंज होगा, लीनियरली। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के अगर एक कांस्टेंट लगाएं तो वो कांस्टेंट क्या होता है हमारा, R। उस R को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। R क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस। अच्छा, R इज रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम डिफिकल्टीज पैदा करना। हाँ, कि जब किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो उस करंट को फ्लो होने में जो भी अपोजिशन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, है ना। कि इट इज अ, कि कुछ रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्ट का मतलब कुछ चीज को अपोज कर रही है, किसको अपोज करेगी, करंट को, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, V इक्वल्स टू आई आर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, R क्या है, रेजिस्टेंस। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हारे पास J है ना, J का एक तुम्हारे पास रिलेशन है, इक्वल्स टू सिग्मा E। अब यहाँ से देखो J क्या है, मैंने उस दिन बताया था करंट डेंसिटी, हाँ, J उस दिन करंट डेंसिटी बोला था ना, J इज करंट डेंसिटी। उस दिन अगर तुमने फॉर्मूला रखा था I इक्वल्स टू NEA/VD ना, ये एक फॉर्मूला था जो ड्राइव किया था। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक काम करो, किसकी वैल्यू रख दो, VD की वैल्यू रख दो जो उस दिन कैलकुलेट करी थी, E/m टाउ। यहाँ से कितना हो गया देखो, NE² AE टाउ बाय M। ठीक है, अब देखो इस A को मैं यहाँ लेके चली जाऊं I/A। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो ड्राइव कराई थी वो रख दी, बस वही रखा है, अपॉन में A को इधर ले आई तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ NE² E/m टाउ, है ना, ये बचा। I/A बच्चों क्या हो गया तुम्हारा, J। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी। डेंसिटी अब देखो जो E वैल्यू है उसको एज इट इज रख दो। अब जो बाकी की जो ये टर्म है मैं इसको साथ में लिख रही हूँ, NE² m टाउ। ये देखो तुम ध्यान से देखो, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। m मास, E क्या है, चार्ज, टाउ भी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम।
मैं बताओ ये एक कैसी एक ये सारी चीजें मिला के एक कैसी क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट। तो मैं इसको एक कांस्टेंट से डिनोट करती हूँ और उसको क्या लिखा है यहाँ पे, सिग्मा। तो J इक्वल्स टू सिग्मा ई। इस सिग्मा को क्या बोलते हैं बच्चों? J इक्वल्स टू सिग्मा ई। दिस इज कंडक्टिविटी। देखो अभी अभी इसको J इक्वल्स टू सिग्मा ई याद रखो। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आता है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया। अब इस इन इक्वेशंस को तुम एक साथ लिखो। देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इस डायरेक्टली को हटाओगे तो क्या मिलेगा, आर इक्वल्स टू रो L/A। ये रो क्या है बच्चों, इस रो को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस रो? क्या बोला गया है, रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाता है तुम्हारा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा हो गया तुम्हारा कंडक्टिविटी। अब तुम्हें दो टर्म यहाँ पे देखने को मिल रही है, रो। ये देखो ये क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, दिस इज सिग्मा। और सिग्मा का इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो 1/रो। ये वाला, ये हो सकता है कि नहीं, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। और रेजिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि करंट कितना अपोज कर पाएगा, वो उसे बोला गया रेजिस्टिविटी। यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो दोनों का मैंने इनवर्स लिख दिया, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। अब तुम्हें फॉर्मूले से किसकी वैल्यू मिली, सिग्मा की, है ना। ये क्या है तुम्हारा, कंडक्टिविटी। मैं अगर बात करूं तो ये क्या है, कंडक्टिविटी। अगर तुम्हें यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो बच्चों कैसे करोगे, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। कहाँ लिखूं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। अभी देखो क्या निकाला था हमने, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसमें डेरिवेशन नहीं था, मैंने कर दिया। कंडक्टिविटी कितना आया, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। देख लो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, यही आया। अब यहाँ से मुझे इस बार रेजिस्टिविटी की बताओ वैल्यू कितनी आएगी। तो ये यहाँ से तुम्हारे पास सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो है, तो यहाँ से तुम्हारे पास रो कितना हो जाएगा, m/n/e² टाउ। बोलो ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज हैं। डेरिवेशन तुम्हारे सामने मैंने कराई दिया है, ध्यान से देख लो। रेजिस्टिविटी की वैल्यू m/n/e² टाउ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये पर मैंने डिराइव करा दिया है, डायरेक्ट था तो डिराइव भी हो गया। ठीक, कैसे आया है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। मैम रिपीट करना। क्या रिपीट करना है, देख लो क्या क्या चीज बताइए मैंने। पहले तो इसमें करंट डेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन निकाला है ना। तो क्या रिलेशन था, J इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, इनटू ई। मैं इसको देती हूँ, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये रिलेशन निकाल दिया मैंने पूरा। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू तुम्हें क्या मिली, इन टर्म्स ऑफ n/e² टाउ बाय m, ये मिली तुम्हें सिग्मा। अभी सिग्मा था कंडक्टिविटी, मैंने बोला कि अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में कैसे रिलेशन होता है, ये रहा सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। ये वाला रिलेशन है, हाँ या ना। अगर मुझे इस टर्म से
यहाँ पे अब मुझे रो निकालना है, तो इस टर्म का क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो एम ऊपर चला गया, ये वाली टर्म नीचे आ गई, क्या हो गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस में लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्स होता है। तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। दो फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले मिल गए हैं तुम्हें, ढेर सारे, सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़े, करो इस क्वेश्चन को एक बार। रेजिस्टेंस निकालना है एल्यूमिनियम वायर का, जिसका लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला निकालना हो जाएगा। बस मीटर, इस जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको मुझे बता दो, इसकी यूनिट्स में जब चेंज करोगे मीटर स्क्वायर में, तो क्या लिखोगे, टू को क्या लिखोगे, टू को क्या लिखोगे, मैम 2 into 10⁻³ -3 लिखोगे। देखो एरिया है ना वो, अगर एक उसमें मीटर ऑलरेडी मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो तुमने 10⁻³ एक में लगाया, तो क्या लिखोगे, 10⁻⁻6। -6। हाँ, तो एरिया में ऐसे लिखते हैं, डबल हो जाती है, ठीक है। तो बस यही चीज ध्यान रखने वाली थी, ये करो। क्या क्या है, एक लेंथ है एक रेजिस्ट कंडक्टर की, और उसका एरिया है। क्या किया, लेंथ को ट्वाइस कर दिया गया, स्ट्रेच करके, जिससे कि क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलिए। 4 गुना। 4 टाइम्स हो रहा है, तो देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके, 4 गुना हो रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास रेजिस्टेंस का, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये रेजिस्टेंस है, अब बोला है कि अगर आर डैश निकालो, अगर रेजिस्टेंस, देखो रो तो ये क्या ये चेंज होगी रेजिस्टिविटी, नो मैम। तो रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, ठीक है। रो एल क्या है, लेंथ को कितना कर दिया गया, 2 टाइम्स, इज मेड ट्वाइस। क्रॉस सेक्शन एरिया को कर दिया गया आधा, a/2, तो बिल्कुल सही। ये एल अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा, आर डैश किसके बराबर आ गया, 4 टाइम्स ऑफ आर के। तो ये बहुत आसान था। अब देखो इन जैसे सवालों में और क्या चीजें यूज होती है, मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे जब भी ऐसी चीज आए कि वायर को कंप्रेस कर दिया है,
है ना, वायर को कंप्रेस कर दिया, वायर को स्ट्रेच कर दिया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे तुम्हें क्या याद रखना है कि जो भी एक कंडक्टर है ना, हमेशा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, सेम रहेगी। वॉल्यूम, इनिशियल जो वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो कैसे निकाल सकते हो यहाँ पे, वॉल्यूम किसके बराबर होती है, अभी तक हम देखते हैं एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ। तो इनिशियली अगर एरिया ए था, इनिशियली अगर लेंथ एल थी, अगर तुमसे फाइनली कोई एक चीज दी हुई है तो दूसरी कैसे निकालोगे, ए डैश एल डैश करके। एक चीज गिवन होगी तो वहां से इस प्रॉपर्टी से कोई भी दूसरी चीज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी, इसको क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा जब किसी भी कंडक्टर को या स्ट्रेच कर लो या कंप्रेस कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। आगे जैसे भी क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आएगा ये वाला सवाल। एक सेकंड मैं साइड में लिख देती हूँ ये। वी आई इक्वल्स टू वी फाइनल। अब वी क्या होता है तुम्हारा, एरिया इंटू लेंथ। अब मान लो एरिया या लेंथ में बोला गया कि हमारे में ए डैश चेंज आया, लेंथ में भी एल डैश चेंज आया, तो एक दूसरे में रिलेशन यहाँ से फाइंड करोगे। इसका आंसर 4 है, कॉमन क्वेश्चन था, बहुत आसान। ओम्स लॉ की अब देखो लिमिटेशन क्या है कि अभी तो ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वी के। तो ये ग्राफ वी और आई के बीच में जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, अभी तक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या एक ऐसा टाइम भी आएगा कि जब वी प्रोपोर्शनल टू आई जो है वो प्रोपोर्शनल टू वी ना रहे, बोलो यस। वो कब होगा कि जब आई प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होगा, लिमिटेशन होगी ना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बोला है कि करंट जो है लीनियरली बढ़ेगा पोटेंशियल के। तो वो कब तक बढ़ेगा, एक सर्टेन टेम्परेचर तक बढ़ेगा। जैसे ही तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे उसके बाद से जो तुम्हारा ये लीनियर ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो जो ये दिख रहा है ये क्या है, अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया ज्यादा, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। यस मैम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्राफ हमारा इस तरीके से चला जाएगा। रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, अब इन्होंने क्या बोला है कि कभी भी वी और आई के जो वैल्यूज है ना यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास, यूनिक का मतलब है कि अगर मैं वी और आई की रीडिंग्स नोट कर रही हूँ, वी को मैंने रखा 2 वोल्ट, अब आई मैंने यहाँ पे नोट किया 1 एम्पियर आया है। फिर अगर मैंने रीडिंग वोल्टेज को 2 वोल्ट रखा, हो सकता है दोबारा से जो करंट है उसमें 1 एम्पियर ना आके 1.5 एम्पियर आ जाए। तो इसका मतलब जो ये है ना रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, ये यूनिक नहीं है ना। क्यों, क्योंकि यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी फॉर द सेम करंट, है ना। सेम करंट, अभी चलो मैंने वोल्टेज सेम कर दी, आप करंट भी सेम कर सकते हो। तो मान लो करंट वी और आई है, करंट तुमने 1 एम्पियर रखा और फिर तुमने करंट 1 एम्पियर रखा, और यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज। यहाँ 2 वोल्ट मिल गई, यहाँ 2.2 वोल्ट मिल गई। पर ये कब होगा, ये कौन सी बिहेवियर होंगे, जैसे जीएएस, ये जर्मेनियम आर्साइड है, तो ये तुम्हारे कंडक्टर्स नहीं होंगे, इनको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स होंगे ये, ठीक है। तो कंडक्टर्स कैसे बिहेवियर शो करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा एक बात बताओ, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर कंडक्टर्स। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, सेमी कंडक्टर्स के केस में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के केस में ओम्स लॉ नहीं लगेगा। मतलब ओम्स लॉ का मतलब क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के केस में ही पॉसिबल है। अभी देखो रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल, ये किसी काम की नहीं है तुम्हारे, कलर कोडिंग भी किसी काम की नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है। पर ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें याद रहे कि हाँ ये नहीं पढ़ना है।
अब नेक्स्ट तुम्हें क्या पढ़ना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस आपको चेंज करना है तो तुम क्या क्या चीजें वेरी करके रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, बताओ। हाँ, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो और लेंथ चेंज कर सकते हो, एरिया 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 में तो यानी क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन को चेंज करके और टेम्परेचर को चेंज करके रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। अच्छा, अगर वहीं पे मैं बात करूं कि रेजिस्टिविटी, ठीक है, अब बताओ रेजिस्टिविटी को कैसे चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर से ही कर सकते। हाँ, अब रेजिस्टिविटी को बच्चों सिर्फ किससे चेंज किया जा सकता है, सिर्फ टेम्परेचर से। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, ये एक कंडक्टर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। रेजिस्टिविटी क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू अपोज द करंट। तो अब उस प्रॉपर्टी को हम सिर्फ और सिर्फ कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके। अब लेंथ और एरिया से क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेंथ आप चाहे कितना भी बड़ा कंडक्टर हो उसका जब छोटा सा भी स्पेसिमेन लोगे उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी। ये नहीं है कि अगर तुमने बड़ा कंडक्टर ले लिया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो रेजिस्टिविटी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी है, पर टेम्परेचर के चेंज होने से उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज चेंज की जा सकती है, ठीक है। अब किस तरीके से डिपेंड करेगा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला देख के लग रहा होगा बहुत अजीब सा, पर देखो बिल्कुल अजीब नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है किसी टेम्परेचर टी पे जिसको तुम निकालना चाहते हो। रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर। सिमिलरली टी नॉट पे देखो यहाँ दो चीज है, एक टेम्परेचर टी, एक टेम्परेचर टी नॉट, एक रेजिस्टिविटी टी और एक रेजिस्टिविटी नॉट। इसका क्या मतलब है कि टी नॉट टेम्परेचर पे जब तुमने कैलकुलेट किया तो तुम्हें कितनी रेजिस्टिविटी मिली, रो नॉट। अब तुमसे पूछा गया है कि मुझे टी टेम्परेचर पे बताओ कि कितनी रेजिस्टिविटी मिलेगी, तो उनके बीच में जो रिलेशन निकल के आया वो ये निकल के आया कि टी टेम्परेचर पे अगर निकालना है, रो नॉट पे रेजिस्टिविटी इतनी है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। एक तरीके से क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ उस तरीके से तुम्हें किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि ये अल्फा क्या है, अल्फा क्या है बोलो। अल्फा है कि किसी भी, अगर मान लो एक कंडक्टर है, अल्फा का मतलब क्या है, आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, आपने कंडक्टर में टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाया, ठीक है, 1 यूनिट से आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, उसे क्या बोला गया है, तुम्हारा अल्फा, है ना। इससे क्या बोला है, अल्फा, कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, उसे बोलेंगे हम लोग अल्फा। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, ये क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर जिसपे तुमने नोट किया गया है, नोट ऑलरेडी किया हुआ है, कितने टेम्परेचर पे नोट किया हुआ है, टी नॉट पे। अब निकालना कितने पे है, टी पे निकालना है। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसको कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं, मैंने बता दिया, पर डिग्री टेम्परेचर के राइज होने पर कितना तुम्हारे रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। अब अल्फा का टाइम वो क्या हो जाएगा, डायमेंशंस टेम्परेचर इनवर्स, है ना। डायमेंशंस ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, टेम्परेचर इनवर्स 1/t। अब देखो, अब अल्फा बच्चों तुम मुझे खुद ही बताना, अल्फा क्या था, बोलो मैंने अभी क्या बताया, अल्फा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पर क्या चेंज आता है। हाँ, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मेटल की बात करूं तो मेटल में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो जो मुझे अल्फा है ये रेजिस्टेंस, ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रहा है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो मेटल्स के लिए अल्फा देखो कैसी है, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब, यहाँ से अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या है
कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो गए, बढ़ गए। तो इसलिए तुम्हें अल्फा क्या मिला, मेटल्स के लिए पॉजिटिव मिला। चेंज कैसा आया है, पॉजिटिव। अब कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट जाएगी, है ना, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये कम हो रही है, तो इसलिए अल्फा क्या है, नेगेटिव। भाई ये तो रटने वाली चीज है ही नहीं, समझने वाली चीज है। अल्फा तुम्हें पता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का चेंज है। अगर वो चेंज पॉजिटिव है तो वैल्यू अल्फा की पॉजिटिव, अगर वो चेंज नेगेटिव है तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव। तो ठीक है, बोलो। Yes. अब देखो क्या किया, ये फॉर्मूला इन्होंने किसके लिए निकाला है कि रो एल अपॉन में ए। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो देखो रेजिस्टिविटी चेंज होगी किस फॉर्मूले से, वन, ये वाला रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब तुमने जब क्लास 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा होगा, वहां पे देखा होगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्रॉस उसमें लेंथ और एरिया में भी चेंज आता है ना, पढ़ा था कि नहीं। तो इस ये एल जो है ये भी चेंज हो जाएगा, कैसे, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। एरिया भी चेंज हो जाएगा, कैसे, ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। बोलो पढ़ा था कि नहीं। अल्फा क्या होता था, अल्फा होता था 2 बीटा, और ये अल्फा किसके बराबर होता था, दोबारा से 3 गामा। इस तरीके से बड़ लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अल्फा No, होता ma'am. था, अल्फा होता था लीनियर एक्सपेंशन, ए होता था एरियल एक्सपेंशन, वी होता था वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो मैम हमने नहीं पढ़ा। क्लास 11th नहीं पढ़े, नो पढ़े मैम। मैम पढ़ा है। ये लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन ये तो पढ़ा था, बाकी टेम्परेचर का नहीं पढ़ा था। अल्फा बीटा गामा। हाँ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था ना। लीनियर एक्सपेंशन में जब कॉफिशिएंट आता था अल्फा, लीनियर कॉफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो वो अल्फा था। एरियल में जब चेंज होता था तो उस कॉफिशिएंट को बीटा बोलते थे। जब वॉल्यूम में चेंज होता था तो उसको क्या बोलते थे, बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा। अब वॉल्यूम में होता था तो गामा बोलते थे। तो ये था। तो अभी देखो टेम्परेचर के चेंज करने पे लेंथ में भी चेंज आएगा। तो वो लेंथ में चेंज जो आता था ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी होता था, टेम्परेचर के। ठीक है, और इनिशियल लेंथ के, सपोज करो इनिशियल लेंथ कितनी है, एल नॉट। तो अब तुम्हारा जो लेंथ में जो चेंज आया है वो किसके बराबर होता था, देखो, अल्फा टी एल नॉट। ये अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनिशियल लेंथ एल नॉट प्लस ये चेंज, तो टोटल लेंथ हो जाती थी ये। यहाँ से एल नॉट कॉमन ले लेते तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये क्या है भाई, है मैम पढ़ाई नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़ाना तो ज्यादा टेंशन मत लो। सुनो मेरी बात, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखो, रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है, अब देखो ये जो एल है ना, इसको क्या, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने में क्रॉस सेक्शन में भी चेंज आता है, तो लेंथ में चेंज आएगा। तो वो लेंथ में जो चेंज है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगी। और इनिशियल लेंथ, अगर मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ एल नॉट है, तो कितना चेंज, तो जो लेंथ जब चेंज आएगा टेम्परेचर के बढ़ने पर, वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के और इसकी इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ कितनी है, एल नॉट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हटा के क्या लगाएंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, अल्फा। यानी वो मान लो अल्फा लीनियर एक्सपेंशन का, टेम्परेचर एज इट इज, एल नॉट एज इट इज।
तो ये आया है चेंज इन लेंथ। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी देखो, एल नॉट पहले थी और इसको ऐड कर दो, एल नॉट प्लस अल्फा टी एल नॉट, है ना। तो ऐसे ही तुमने यहाँ से एल नॉट कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1 प्लस अल्फा टी। तो ये आ गया तुम्हारा ये वाला। तो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर और उसकी इनिशियल लेंथ। सिमिलरली एरिया, अब एरिया भी बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, ठीक है, टेम्परेचर के और उसके इनिशियल एरिया। मान लो इस कंडक्टर का इनिशियल एरिया कितना है, ए नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट में। अब ये एरिया जो चेंज इन एरिया है इसको बोलेंगे चेंज इन एरिया, ठीक है। अब अल्फा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो यहाँ पे आता था बीटा, बीटा टी ए नॉट। अब बीटा में और अल्फा में, अब यहाँ देखो अल्फा एल है, ये क्या है, बीटा किसके बराबर है, 2 अल्फा एल। तो कितना हो गया 2 अल्फा एल टी ए नॉट। तो ये ए डैश, अब पूरा नया टोटल कितना हो जाएगा, ए नॉट पहले था, ये इसमें ऐड कर दो तो ए नॉट कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। अब तो समझ में आ गया कि एरियल एक्सपेंशन और लेंथ एक्सपेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर और उसकी इनिशियल लेंथ के, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या बोला है कि अल्फा एल इज वेरी लेस है, तो यहाँ से तुम ये चीज लिख सकते हो रो नॉट 1 प्लस में डेल टी नॉट, और ये क्या हो जाएगा सिर्फ एल नॉट, और ये हो जाएगा एल ए नॉट। तो रो नॉट एल नॉट ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट, अगर ये जब है जब ए एल की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, पर मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, ठीक है भाई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट फॉर्मूला देखो जो येलो लाइन से लिखा हुआ है, आर टी, है ना। एल नॉट में क्या हुआ देखो, ये वाली टर्म्स बहुत स्मॉल हो गई क्योंकि एरिया बहुत, ये जो ए एल है ये बहुत स्मॉल है, ये वाली टर्म और भी छोटी हो जाएगी, तो सिर्फ कितना बचेगा मेरे पास, रो नॉट बचेगा, यहाँ से एल नॉट और ये ए नॉट, और ये 1 प्लस एल्फा टी एज इट इज 1 प्लस एल्फा डेल टी। अब ये अल्फा डेल टी बच्चों ये वाला है जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, ठीक है। लेंथ वाला वेरी स्मॉल है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो दिस इज योर मेन फॉर्मूला, याद रहेगा। यस मैम। ये रिपीट कर दो आरटी वाला फॉर्मूला। क्या रिपीट कर दूं, ये एल नॉट अपॉन ए नॉट वाला। देखो इसमें क्या किया है, ये तुम ये एक सेकंड, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये देख लिया, ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ आ गया। रो एल अपॉन ए को मैंने ये क्यों लिखा, ये समझ आ गया, यस मैम। ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो आगे इन्होंने क्या बोला, ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम उसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की किसी भी टी टेम्परेचर पे, पर अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये तुम्हारा अल्फा एल है ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो गई। अल्फा एल की वैल्यू बहुत छोटी होने के बाद ये जो पूरा टर्म है ना अल्फा एल डेल टी, ये क्या हो जाएगा, पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये चला गया, यहाँ से 2 अल्फा डेल टी चला गया, तो ऊपर सिर्फ एल नॉट बचेगा, नीचे ए नॉट, तो बाहर यहाँ से रो नॉट एल नॉट ए नॉट कॉमन आ गया क्योंकि सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा टी, तो ये 1 प्लस अल्फा टी एज यस मैम। हाँ, तो ये था ये वाली टर्म्स में, ये रफ कर दूं मैं, ये जहाँ पे मैंने लेंथ और एरिया समझाया है, यस मैम कर दो। ये एक्स्ट्रा समझाया था मैंने, ठीक। तो ये क्या हो गया, आर टी क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो यहाँ से एक और आसान फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, किसी भी रेजिस्टेंस का चेंज किसी भी टेम्परेचर टी पे किसके बराबर होगा, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। आर नॉट क्या है, किसी भी टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, तो किसी भी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकाल लोगे भाई, है ना। अब क्वेश्चन करो तब समझ में आएगा।
अब क्या कह रहा है कि एट टेम्परेचर मच लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, तुमने टेम्परेचर जो लिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है, तो ग्राफ देखो कैसा आएगा, डेविएट कर जाएगा ऑब्वियसली। रेजिस्टिविटी का ग्राफ है वो ऐसे आएगा, क्योंकि टेम्परेचर तुमने बहुत कम ले लिया, तो आना चाहिए था रेजिस्टेंस का स्ट्रेट, पर आएगा एक्चुअली में ऐसा। अब यहाँ पे देखो क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी तो अल्फा तुम्हारा पॉजिटिव है। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है, नाइक्रोम और क्रोमियम, तो ये क्या होते हैं, अलॉय। ठीक है, ये क्या है, अलॉय। तो जो अलॉय होते हैं ना, उनका टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी अलॉय जो है ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इनकी जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं डालती। तो इनका ग्राफ देखो कैसे आएगा, ऐसे कि कोई चेंज नहीं हुआ किसमें, रेजिस्टिविटी में। और किसकी रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा बच्चों, अलॉय। ठीक है, देखो एक चीज है टेम्परेचर, एक चीज है रेजिस्टिविटी, एक है तुम्हारे पास मटेरियल का टाइप। टेम्परेचर बढ़ाया, मटेरियल है कंडक्टर्स, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दूसरी चीज है तुम्हारे पास, बोलो क्या, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाया, रेजिस्टिविटी क्या कर गई बच्चों, डिक्रीज। डिक्रीज। तीसरा तुम्हारे पास मटेरियल है, एक तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, तीसरा तुम्हें जो ध्यान रखना है, तीसरा है अलॉय। अलॉय जैसे कि क्रोमियम और निकल, इसके केस में तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी बहुत वीक डिपेंडेंस है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की बहुत वीक डिपेंडेंस है टेम्परेचर के साथ अलॉयज के केस में। तो ये तीनों चीज है, ये तीनों चीज तुम्हें याद रखनी है। ये ग्राफ ये बना दिया है, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, मटेरियल। ठीक है, तो ग्राफ देख लो कैसा है। अगर तुम्हारे पेपर में आए कि ये ग्राफ गिवन है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो ये किसका हो सकता है, हो सकता है ऑप्शन दे दे कॉपर, क्रोमियम, आयरन या सिलिकॉन। तो तुम्हें पहचानना है कि उसमें से अलॉय कौन सा है, क्योंकि अलॉय का ग्राफ ये है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। अब देखो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घट रही है। देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। देखो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई, तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियरली डिक्रीजिंग। देखो ये वाला ग्राफ आ गया। तो पेपर में पहचानना है ये ग्राफ है तो किसका है, सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स जो सबसे ज्यादा नाम जाना माना है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इनके केस में तुम्हारी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें ये ग्राफ दूं, ऐसे ग्राफ है, ये रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो मुझे मैं ऑप्शन देती हूँ कि अज्यूम करो ये किसका ग्राफ हो सकता है, सिलिकॉन, क्रोमियम, जर्मेनियम। कॉपर का, हाँ कॉपर का। हाँ, कॉपर का कॉपर का, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। यस मैम। तो ऑप्शन इज कॉपर। क्यों, कॉपर क्या है तुम्हारा, कंडक्टर। अगर इसी ग्राफ को अगर मैं बना देती इस तरीके, कैसे था ग्राफ, इस तरीके से लीनियरली डिक्रीजिंग है ना, बिल्कुल इस तरीके से। मैम क्रोमियम।
क्या हो जाता, क्रोमियम या जर्मेनियम में से, सॉरी सिलिकॉन और सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिर्फ सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। क्रोमियम Yes, का ma'am. ग्राफ तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से स्ट्रेट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए करिए ये क्वेश्चन। टेम्परेचर रेजिस्टेंस का। तो भाई फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी। मैम 6.5 आंसर आया। 6.5 टेम्परेचर Yes, ma'am. निकालना है, टेम्परेचर टेम्परेचर 6.5 कैसे आ सकता है? इसमें मैं अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा निकालोगे ना, रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनियम, देखो रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनियम वायर ऑफ प्लेटिनियम रेजिस्टेंस एट द आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट पे तुम्हें दिया हुआ है टेम्परेचर। आइस पॉइंट कितना होता है, अगर टी 0 डिग्री। यानी टी नॉट पे तुम्हें रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर नॉट विच इज यानी 5 ओम। टी नॉट यानी आइस पॉइंट, यानी जिसपे फ्रीज हो जाए 0 डिग्री। ठीक है, स्टीम पॉइंट पे कितना दिया हुआ है, स्टीम पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, तो कितना दिया हुआ है 5.5। तो यानी ये इस इक्वेशन में रखने के लिए तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा अल्फा। अब क्या बोला है कि इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, तो हॉट बाथ में जब इंसर्ट किया तो रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो बताओ उस उसका उस बात का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो अल्फा निकालो, फिर उसके बाद दोबारा वो निकालो टेम्परेचर। यहां से निकलेगा अल्फा। उसके बाद तुमसे पूछा है आर टी गिवन है, टेम्परेचर बताना है कि कितना होगा, और रेजिस्टेंस तुम्हें गिवन है ये रहा। करिए इसको। पहले मुझे अल्फा बताओ, उसके बाद दूसरा स्टेप बताऊंगी क्या करना है।
करें सॉल्व, मैं करती हूँ। कितने पे कट हो गया ये? 1.1। क्या वैल्यू आ गई अल्फा की? टेन में 10 कैसे आती है? 10⁻³ ये 1 इंटू 10⁻³। ये तुम्हारा अल्फा आ गया, ठीक है। सबका यही आ रहा है अल्फा, यस मैम। है ना? ठीक है। अब अल्फा आ गया तो अब क्या करना है तुम्हें? दोबारा से यही फॉर्मूला यूज करना है और आर टी निकालना है। सॉरी, मतलब आर टी गिवन है, टी निकालना है। अब बोलो कि मैम आर नॉट क्या रखें? देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, इसमें तुम्हें टेम्परेचर, इस वाले केस में आर टी गिवन है, प्लैटिनियम वायर का ये टेम्परेचर नहीं पता जो कि निकालना है, ठीक है। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए मैम अब दोबारा से आर नॉट और टी नॉट क्या रखें? तो मुझे बताओ, आइस पॉइंट रखोगे या फिर स्टीम पॉइंट रखोगे? दो ऑप्शन है ना। टीम पॉइंट रखें। देखो स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री, आइस पॉइंट है 0 डिग्री, तो रेफरेंस लेना है हमें, है ना? तो ज्यादातर रेफरेंस हमेशा क्या लेके चलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। तुम्हें भी आसानी होगी टी माइनस टी नॉट करने में, क्यों 100 डिग्री के साथ इसको 0 लेके चल लो, ठीक है। तो करो, तो आर नॉट दोबारा से जब रेफरेंस टेम्परेचर मानोगे तो आइस पॉइंट वाला ले लो विच इज 0 डिग्री। आंसर बताओ। अल्फा आ गया यहाँ से, इन्होंने पूरा ही अलग से करके निकाला है, टेम्परेचर 40 डिग्री। चलो हम अपने तरीके से करेंगे। अल्फा आ गया, ये कितना लिख रहा है यहाँ पे? एक बार बताना बच्चों, ये कितना है प्लैटिनियम वायर का टेम्परेचर रेजिस्टेंस? 5.2 ohm. 5.2 2 ohm. नॉट आइस पॉइंट वाला ले लो 5, 1 प्लस 0.1 इंटू 10⁻²। टेम्परेचर निकालना है, आई डोंट नो, अल्फा डी।
5.2 है ये। यस मैम। क्या आ गया भाई? 5 4 जा 20, 40। टेम्परेचर कितना आ गया? 40 डिग्री सेल्सियस। अल्फा कितना निकाला था ये, यानी अल्फा कितना है? 10⁻³ कैलकुलेशन करनी थी भाई, क्या गड़बड़ हो गई? ठीक है, अल्फा निकाल लिया, वैल्यूज रख दी। अब जरूरी नहीं है कि अगर तुम स्टीम पॉइंट ले लेते तो गलत आ जाता, नहीं, मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए करा। अगर तुम स्टीम पॉइंट लेके भी करते तो आंसर सही आता। घबराओ मत कि मैम स्टीम पॉइंट आईसी क्यों लिया, वो भी लोगे तो आंसर सही आएगा। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे वो टी क्या हो जाएगा माइनस नहीं करना पड़ा है ना, वरना T-100 साथ साथ में चलता। तुम बताओ, तो डेल टी में लिखती, ये यहाँ पे ये क्या आता है? डेल टी आता है ना, तो डेल टी जब मैं लिखती तो वो क्या होता है? टेम्परेचर माइनस जो दूसरा टेम्परेचर है इस स्टीम पॉइंट का कितना है? 100। तो ये T-100 चलता रहता तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती, तो इसलिए क्या ले लिया? आइस पॉइंट का। ये हट ही गया है ना। बोलो, समझ में कहीं भी डाउट है तो आस्क करो, मुझे पूछो। सही है मैम। सबको समझ आ गया? सिर्फ और यस। सिर्फ कैलकुलेशंस थी। कोई भी हमें कैलकुलेशंस आसान करनी होती है, जैसे कर सको तुम कर लो। ये एक और मेथड है, मेरे मेथड के अलावा देखो इन्होंने कुछ एक और मेथड से किया हुआ है। सेम ही चीजें होती हैं, इन्होंने बस वो अल्फा देखो ऐसे रख दिया, फिर अल्फा की जगह वो चीजें रख दी, तो और भी लेंथी है। छोड़ो, जो तुमने मैंने सिखा दिया वही कर लो। अ, चलो ये वाला करो। जैसे पहले क्वेश्चन कराया था ना, वही सेम क्वेश्चन है।
अल्फा कितना आया है? मैम 4.6 into 10⁻⁻⁴। ठीक है, बाकी बाकी होगा मैच कर रहा है क्या? 1-2 मिनट से ज्यादा महंगा सवाल नहीं है ये। अब पूरा आंसर निकालो। अल्फा, अब पूरा टेम्परेचर निकालो प्लेटिनियम वायर का। ये टेम्परेचर आ रहा है, नहीं बताऊं। 5.7 आ रहा है, देखो मैच करो। सेम तरीके का था जो पहले कराया था, बस ये चेक करी थी कितना तुमने समझा है। यस मैम, यही है। आ गई सबका? वेरी गुड। तो अभी एक क्वेश्चन और है। 1-2 क्वेश्चन रेजिस्टेंस के बेसिस पे वो कर, एक क्वेश्चन कर दो बैठ के, फिर तुम चले जाना आराम से। 1 मिनट। बाकी सबका आ गया ये वाला आंसर? ओके, एक क्वेश्चन और कर दो बस। बढ़िया सा सवाल है एक, किसके ऊपर है वो, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम कंजर्व था, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन दूंगी, उसी को करके यहाँ से जाओगे वरना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, करिए। सवाल है, इफ द वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज द लेंथ बाय 1%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, तुम्हें ये घर से सॉल्व करने हैं, और अब ये वाला तो अभी यहीं पे सॉल्व करना है पहला। करके जाना भाई, इसका तो मुझे आंसर देके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, करो। पहले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी का।
मैम 2% होगा क्या? 2%। यस मैम। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, अभी तो मैंने क्या बोला था कि अगर देखो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ लेंथ में चेंज दिया हुआ है 1%, तो क्या कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। मैंने यही समझाया था ना अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ हमें एरिया का पता नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, रो L यहाँ पे L से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे भी L से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एरिया इंटू L क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम, रो L स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू L, ये हो गया वॉल्यूम। अब देख लो, आप चाहे लेंथ इंक्रीज कर लो कितने भी %, वॉल्यूम क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी इसका चेंज निकाल लो, यानी डेल R बाय R इक्वल्स टू डेल रो बाय रो प्लस डेल L बाय L प्लस डेल V बाय V। ऐसे निकालते हैं चेंज। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ये चेंज 0। रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो डेल R अपॉन R कितना हो गया 2, लेंथ में कितना चेंज है 1%, तो यानी 2 इंटू 1 तो 2%। तो डेल R कितना आ गया 2% ऑफ R, तो यानी कितना चेंज आया रेजिस्टेंस में, इनिशियल का 2% आया। ठीक है, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन है, अभी मैंने लेंथ 1% जो इंक्रीज करी है, मैं इसको 10% इंक्रीज करना चाहती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है, लेंथ जो चेंज हुई है वो 1% की जगह 10% हो गई। अब बताओ, ये तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, करके लाओगे सभी। यस मैम। ये जो 1% है इसको कितना कर दिया, 10% कर दिया। उसका मुझे कल बताना कि चेंज इन R कितना आएगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है। अब देखो सेम मेथड अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये मेथड हम कब अप्लाई करते थे, एरर एनालिसिस में। जबकि एरर क्यों लगाते थे, क्योंकि एरर क्या होती थी, 1% से लेके 5% तक लगा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अब तुम्हें बेसिक सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैम पीडीएफ ग्रुप पे छुपा दो, क्या कर दूं, ये पीडीएफ ही ग्रुप पे छुपा दो। ठीक है, PDF तुम्हें मिल जाएगी ग्रुप में। क्वेश्चंस कल वाली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। मैम बोलो बोलो। यस मैम, अगर लेंथ को हम 10% से इंक्रीज करेंगे तो हाँ। एरिया 10% से डिवाइड हो जाएगा। एरिया को तुम कांस्टेंट करके भी कर सकते हो। एरिया मेरा जो वॉल्यूम बना दो एरिया को। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि मतलब मैंने जो मेथड से किया था ना, जैसे हाँ, लेंथ हाँ। को जब हम गुना करते हैं तो एरिया 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर 2 इंटू 2 करके 4R आ जाता है। तो वैसे ही वही मेथड यहाँ पे चलेगा क्या, नहीं कि अगर नहीं, हम वो लेंथ को 10% से इंक्रीज करेंगे तो एरिया 10% से डिवाइड हो जाएगा, 10 इंटू 10 100R हो जाएगा। 100 तो 100 नहीं, R तो 100 नहीं आ रहा। परसेंटेज चेंज पूछा है, ठीक है, चेंज इन द परसेंटेज चेंज पूछा है, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। निकाल के लेके आना R कितना आ रहा है ओके मैम। कल, बाकी दिमाग लगाना। यस चलो मैम। कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।